ओके चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास। देखो सबसे पहले और लास्ट क्लास तक तुम लोग बेसिक जर्नल एंट्रीज का कुछ कुछ कंसेप्ट समझ लिया था। अब आज के क्लास में हम लोग कुछ और नए नए कंसेप्ट समझने वाले हैं। दैट इज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है इन सिंपल वर्ड? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू मतलब बेसिकली देखो क्या क्या चीजों के थ्रू हो सकता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या यूपीआई, या वॉलेट। वॉलेट का भी नाम सुना है ना, पेटीएम वॉलेट एटसेट्रा। वॉलेट होता है पेटीएम वॉलेट। तो यूपीआई, वॉलेट या फिर चेक्स एटसेट्रा के थ्रू अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हो तो दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर नोन एज व्हाट? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। एंड इसके साथ साथ आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो ना। नेट बैंकिंग का नाम सुना है, इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सब भी कर सकते हो। तो अब इन सब के थ्रू अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो यू शुड कंसीडर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। एंड क्वेश्चन ये आता है सर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जब भी होगा ना तो इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, आप जहां जहां कैश वर्ड यूज करते थे ना वहां वहां क्या यूज करोगे? बैंक यूज करोगे। इन सिंपल यही है और कुछ नहीं है। जहां कैश यूज करना है वह बैंक यूज करना है। खाली एक जगह तुमको प्रॉब्लम फेस होगी। वो प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आपको चेक मिलता है और आप उसको सेम डे बैंक में जमा नहीं करते हो तो आपको पता है उसको क्या करना पड़ता है? जब भी आपको चेक मिलता है अगर आप सेम डे उसको बैंक में जमा नहीं करते हो तो उसको आपको कैश मानना पड़ता है। और जिस दिन बैंक में जमा करोगे उस दिन मानोगे कि कैश को बैंक में जमा। ठीक है। देख हम यहां पे शायद लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया होगा तो अलग से लिखवा देता है। यहाँ तो बहुत सारे एंट्रीज दिए हैं, वो तो डिपॉजिट कर दिया ना। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ तो हम इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन लेते हुए अल्टीमेटली क्या क्या एंट्रीज बताया है। तो अभी सबसे पहले आ जाओ, एक छोटा सा पॉइंट यहीं पे कहीं पे लिख लो चाहो तो। पेज नंबर 70 में देखो नीचे स्पेस है, वहां पे लिख लो। बस ये एक पार्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन में समझना है, अदरवाइज कुछ नहीं समझना है। तो देखो यहां पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं चेक रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। आपने जो चेक रिसीव किया वो आपने सेम डे बैंक में जमा नहीं किया, तो इन सच केस आप क्या करोगे पता है? इसके लिए दो ऑप्शन आता है, तुम्हारे स्कूल में जैसे कराए वैसे कर लेना। तो उसको तुम क्या कर सकते हो, ऑन रिसिप्ट जिस समय मिला है आपको, ट्रीट इट एज कैश रिसीव और चेक इन हैंड। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर आपको कोई चेक मिलता है, अगर तुम सेम डे बैंक में जमा कर दे रहे हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, योर एंट्री शुड बी बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अगर सपोज कर लो मेरे को, सपोज कर लो आकांक्षा से चेक मिलता है और जो चेक मिलता है 10,000 का मिलता है, तो हम उसको सेम डे बैंक में जमा कर दिया और कुछ नहीं बोले तो मान लेना सेम डे बैंक में जमा कर दिए, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आकांक्षा। लेकिन अगर सपोज कर ले आकांक्षा मेरे को आज 15 तारीख को चेक दी 10,000 का, हम उसको रख लिया, वैसे भी आज संडे है हम जमा तो नहीं कर सकता है, तो आज मेरे को एंट्री क्या करनी है? आज आकांक्षा से तो पैसा मिला है मेरे को, तो मैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आकांक्षा तो कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने चेक तो बैंक में जमा नहीं किया, तो मैं उसे क्या मानूंगा? इधर मैं बोल दूं चेक है ना, तो अपने चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू आकांक्षा कर देता। जब मैं कल जमा करूंगा बैंक में तो एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। बता रहे कैश इन मतलब कैश। तो ये एंट्री समझा तुम लोग? अगर मैंने चेक रिसीव किया और आई हैव नॉट डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी का नाम, और जब जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, पैसा बैंक के पास जा रहा है, जा क्या रहा है? चेक इन हैंड जा रहा है। दिस इज द वन ट्रीटमेंट। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट इज यू कैन ट्रीट इट एज कैश ऑल्सो, तुम इसको कैश भी मान सकता है, और तुम कैश मानेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? जिस दिन मेरे को आकांक्षा से चेक मिला मैं एंट्री पास करूंगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू आकांक्षा। अब जब मैं नेक्स्ट डे बैंक में जमा कर रहा हूं तो उस समय मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने उसे कैश माना था तो मैं कैश ही जमा कर रहा हूं।
तो यही चीज मैंने यहां बताया, ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड और चेक इन हैंड, कोई भी एक चीज मान सकते हो तुम, ठीक है। और जब इसको बैंक में जमा करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, तो बैंक में जब इसको जमा करोगे तो अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। तो देखो यहां पे पहले इसकी भी एंट्री लिख लेते हैं। अगर मैंने इसे कैश माना तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड। हाँ सर क्लास ले रहे हम, कॉल करते हैं आपको। कैश अकाउंट डेबिटेड, या फिर तुम चाहो तो चेक इन हैंड भी ले सकते हो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू, जिससे भी मिला हम डॉट 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 लिख दें, ठीक है ना। अब आप जब इसे बैंक में जमा करोगे, व्हेन डिपॉजिटेड, जब आप बैंक में जमा करोगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर तुमने कैश माना था तो टू कैश करना, और अगर तुमने चेक इन हैंड माना था तो टू चेक इन हैंड करना। डन। बस इतना सा चीज ध्यान रखना। और ये कैश और चेक इन हैंड जो लेना है, हम तो बोलेगा कुछ भी ले सकते हो, तुम लोग के स्कूल पे डिपेंड करता है। स्कूल बोलेगा चेक इन हैंड लो तो चेक इन हैंड लेना, स्कूल बोलेगा कैश लो तो कैश लेना, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन में समझना था, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना। अब चलो आओ हम लोग कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड एंट्रीज देखते हैं। सारी एंट्री नहीं देख रहे, कुछ एक एंट्रीज देख रहे हैं, लाइक दिस वन। देखो मैं टिक लगा रहा हूं, वो चीज समझ करना, एक बार अपने आप ट्राई करना। ये 4 एंट्री एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। 5 एंट्री 16 वाले में भी चलो, और एक 20 में भी चले जाना, कर लेगा ना अपने आप, मेरे को बताना है, ट्राई करो। चलो देखो लेट स्टार्ट। यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एंट्री होगी। देखो पहला तो बहुत सिंपल है, गिव चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पर्सनल के लिए होता है। तुमने चेक किसको दिया, बिजनेस को दिया, तो बिजनेस में तो पैसा आया। एंट्री क्या हुई, कहां पे आया, कैश में थोड़ी आया, बैंक में आया। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेविंग्स अकाउंट, मतलब घर का पैसा, घर का पैसा बिजनेस में आ रहा है मतलब कैपिटल, तो इंटरेस्ट शुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जब भी सेविंग्स अकाउंट से पैसा आएगा तो वो कैपिटल ही ट्रीट किया जाएगा, और अगर बिजनेस से पैसा सेविंग्स अकाउंट में जाएगा तो वो ड्रॉइंग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अरे तुम लोग सीख रहे हैं, गलती होगा लेकिन हाँ सीखने का कोशिश करो, बस यही चीज और कुछ। नेक्स्ट आओ, परचेज गुड्स ऑफ ₹1,00,000 अगेंस्ट चेक अवेलिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने क्या बताया था, ट्रेड डिस्काउंट सिंपली हटा देते हैं तो 90,000 की वैल्यू हो जाएगी। और बहुत सिंपल एंट्री है, क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 90,000, ठीक है गुड। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। राकेश से क्या मतलब है, मेरे को पैसा मिल रहा है, गुड्स के रेस्पेक्ट में मिल रहा है, राकेश से कोई लेना देना ही नहीं है। मशीन थोड़ी बेचा है, मशीन क्यों लिख देगा, सोल्ड गुड्स बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। अभी 10th नंबर मैंने बोला नहीं था, लेकिन 10th नंबर अगर नहीं करोगे ना तो 14th नंबर में कौन सा बोल, कहां पे, अच्छा ये, ओ ये जो है इशूड चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी। हम लोगों ने मशीन खरीदने के लिए पैसा दिया, मशीन खरीदा नहीं है अभी, तो इसको पूरा लिखना है, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एडवांस फॉर मशीनरी, नॉर्मली अपने मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक करते हैं, यहाँ पे एडवांस है ना तो पूरा नाम लिखना, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हाँ तो मशीन खरीद लेता तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हो जाता। नेक्स्ट 10th नंबर में आ रहे हैं अपने, देखो 10th नंबर में क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू रमन ₹25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो भाई इसमें से 10% हटा दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी इसके लिए एंट्री होगी रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना 22,500, राइट ना, क्या नहीं समझ में वो। अप्रैल 10th को हुआ क्या, तुमने गुड्स बेचा रमन को, तो हु इज द रिसीवर, और गया क्या तेरे पास, चेक गया नहीं, गुड्स गया, हाँ
अल्टीमेटली क्या होगा, रमन इज द रिसीवर, तो रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब बात करेंगे, आपको रमन ने क्या किया, 14 अप्रैल को चेक दे दिया जिसमें 2% का कैश डिस्काउंट है। लेकिन जब भी आपको चेक मिले तो नीचे इंफॉर्मेशन देख लेना कि आपने उस चेक को बाद में जमा किया है क्या कभी। तो देख यहाँ पे 14 को चेक मिला ना, तुम उसको 16 तारीख को बैंक में जमा किया, यानी जब 14 तारीख को तुमको मिला तो तुम उसको क्या मानेगा, या तो कैश मानेगा या चेक इन हैंड मानेगा। हम लोग कैश मान लेते हैं, तो हम लोग यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। आपने डिस्काउंट अलाउ किया, और एक चीज ध्यान रखना, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ रहता है, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ रहता है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू रमन्स अकाउंट। आपको रमन से 22,500 लेना था, आपने रमन को 2% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 22,500 का 2%, दैट इज 450। तो यानी कितना अमाउंट मिला, 22,050। ठीक है ना आकांक्षा, समझ में आया ना। अब नेक्स्ट, अब क्या हुआ देखो, यहां पे समझना कि 16 को आपने इस चेक को बैंक में जमा किया, आपने इस चेक को माना क्या था, तो आप जमा क्या कर रहे हो, जो आपने माना था वही जमा कर रहे हो, कैश जमा कर रहे हो। तो कैश जब बैंक में जमा करोगे, योर एंट्री शुड बी, अभी कोई कैश टू बैंक बोला ना आकांक्षा, कैश टू बैंक कैसे होगा, तेरे पास से जा क्या रहा है, कैश, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश शुड बी क्रेडिटेड, और डेबिट क्या होगा, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक इज द रिसीवर, ठीक है, बैंक टू कैश। अब देखना क्या होगा इसके बाद, ये एक पॉइंट और समझ के रखना, ये भी अच्छा चीज है। बोल रहा है ये जो चेक रमन से मिला था ना, अमाउंट तो जो अमाउंट था भाई, कितना जमा किया, जितना कैश मिला था 22,050। अच्छा अब देखो क्या हुआ, यहां समझना इस पॉइंट को, चेक जो मिला था ना रमन से वो डिसऑनर्ड हो गया, बैंक चार्जेस बाद में अलग से समझेंगे अभी। तो जो चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो उसके लिए मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए, देखो एक चीज ध्यान रखना, डिसऑनर्ड के लिए कोई कंसेप्ट नहीं होता, डिसऑनर्ड मतलब रिवर्सल ऑफ एंट्री होती है, जो एंट्री आपने पास की थी उसकी उल्टी एंट्री पास कर दो। आपको यहां पे देखना, रमन से चेक कितने का मिला था, 22,050 का, और डिस्काउंट आपने अलाउ किया था 450 का, क्योंकि वो पैसा दे दिया था, लेकिन चेक तो जाके डिसऑनर्ड हो गया, तो पैसा मिला नहीं मिला, तो पूरा एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब ये जो एंट्री थी ना, इस एंट्री को पूरा उल्टा करना पड़ेगा, एंट्री उल्टा करना पड़ता है। डिसऑनर्ड मतलब कैंसिलेशन ऑफ द एंट्री, तो कैंसिलेशन ऑफ द एंट्री मतलब तुम एंट्री क्या किए थे, देखो एक चीज और समझ लो, आपने जो यहां पे ये कैश को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट करके कैंसिल भी तो कर दिया, कैश डेबिट हुआ, अकाउंट्स में जैसे मैथ में प्लस माइनस होता है ना, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है, तो आपने यहां पे अगर कैश को डेबिट किया, इसी कैश को तो क्रेडिट करके माइनस कर दिया ना, तो अल्टीमेट आपकी एंट्री क्या फॉर्म हो रखी है, देखिए बैंक अकाउंट, ये लिखना मत समझना, बैंक अकाउंट डेबिटेड 22,050, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 450, टू रमन्स अकाउंट कितना 22,500, ये एंट्री पास हुई है अल्टीमेटली। लेकिन चेक तो जाके डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड मतलब पैसा नहीं मिला, बैंक बोला नहीं देंगे पैसा क्योंकि साइन मिसमैच है, इनसफिशिएंट फंड है, तो आपको पूरी उल्टी एंट्री पास करनी है। उल्टी एंट्री मतलब जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। तो आप क्या करोगे यहां पे, रमन्स अकाउंट डेबिट, यस, डिस्काउंट रिसीव क्यों, अलाउड, जो नाम है वही लिखेंगे ना, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ध्यान रखना जब भी डिसऑनर्ड होता है तो आपको रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ती है। हाँ आप बता रहे उसमें ये समझ गया ना, डिसऑनर पहले समझ ले, उसको तो हम अलग से समझा रहे हैं। डन, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आइए एक पार्ट और डाला, वो पार्ट क्या डाला, बोला बैंक ने आपसे कुछ चार्जेस ले लिया, बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस मतलब क्या हुआ ना, बैंक आपसे कुछ चार्जेस ले रहा है, तो बैंक जब आपसे चार्जेस लेगा तो आपके घर आएगा मांगने के लिए कि ये चार्जेस दीजिए, नहीं ना, बैंक चार्जेस आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू, पैसा कहां से गया, बैंक से गया, तो टू बैंक,
क्योंकि बैंक का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा बैंक डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, तुमसे मांगने नहीं आएगा। तो एंट्री शुड बी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कोई वो तो दिया हुआ, देख चार्जेस दिया हुआ, बैंक चार्जेस 200 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। रुको ये भी डिस्कस करते हैं, एक मिनट रुक जा। हाँ नॉर्मल है वैसे, ये इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। देख लाइफ इंश्योरेंस, याद है मैंने शायद तुम लोग को ही बताया था, लाइफ इंश्योरेंस तो लाइफ का होता है ना, तो किसकी लाइफ का होगा, ओनर की लाइफ का होगा। तो यानी ड्रॉइंग्स है, एंट्री क्या करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। ठीक है, ओके। और एक पार्ट बता दो ना, चलो ये अनुष्का बताएगी, पेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। देख वहीं पे देख, उसी में अप्रैल 25। टू बैंक अकाउंट, बैंक कभी भी तुमसे कैश में नहीं लेने आए, तुम्हारे अकाउंट से निकाल देगा, तो बैंक चार्जेस टू बैंक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आइए। हाँ इन सब में आओ, पेज नंबर 73। वैसे शायद ये बात मैंने तुम लोगों को बताई थी, अगर गुड्स अदर देन फॉर सेल यूज होता है तो हम लोग सेल्स को क्रेडिट नहीं करते, परचेज को क्रेडिट करते हैं, बता दिया था ना ये, उसी से रिलेटेड एंट्री एक बार नॉर्मली डिस्कस करते हैं। नंबर 1, लिप्सा तुम बता, देख लिखा हुआ है गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और डोनेशन, तो एंट्री क्या होगी। देखो गुड्स जा रहा है तुम्हारे पास से, तो गुड्स जा रहा है तो गुड्स क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए टू गुड्स। एंड कहाँ जा रहा है, तुम्हारा खर्चा ही तो है ना, तुम चैरिटी में दे रहे हो, तो तुम्हारा तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड या डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। सेल्स नहीं लिखेगा, परचेज। गुड्स जब भी अदर देन फॉर सेल यूज होगा तो यू शुड राइट परचेजेस, तो टू परचेजेस। और कैश देता तो चैरिटी टू कैश। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल्स, इसका क्या करेंगे अनुष्का, हम लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल, परचेजेस। जब भी गुड्स अदर देन फॉर सेल यूज होगा तो यूज द वर्ड परचेजेस। एंड इसको समझ लो, रिवर्स मतलब, रिवर्स फिर से बोल, सेल्स आ गया तो मतलब गुड्स एट डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल करेगा तो सेल्स कैसे आएगा। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट व्हाटएवर है ना, लॉस तुम्हारा, तो तुम पहले लॉस जब होगा तो तुम एंट्री क्या पास करेगा पता है, गुड्स तो चला गया ना, तो लॉस ऑफ लॉस है ये, लॉस भी नॉमिनल अकाउंट ही होता है और डेबिट होता है, क्योंकि डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम पहली एंट्री पास कर देंगे लॉस बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स चला गया, बेचे नहीं है। अब क्या हुआ कि अगर ये गुड्स तुम्हारा इंश्योर्ड गुड्स रहता तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द अमाउंट, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा तो तुम क्या करेगा, तेरा तो नुकसान हुआ ही नहीं, तो इस लॉस को तुम डेबिट क्यों किया, कैंसिल करो। लेकिन इंश्योरेंस तुम सपोज कर ले आकांक्षा का बिजनेस है, वहां पे नुकसान हुआ इसका 2 लाख का, तो ये एंट्री पास की लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, बट ये इंश्योरेंस करवा के रखी थी, हम इंश्योरर है, तो बेसिकली क्या है, मेरे को मैसेज की कॉल की, सर ऐसा ऐसा है, नुकसान हो गया, आपको पैसा देना पड़ेगा, बोले हाँ आप इंश्योरेंस करवा देंगे एकदम, तो तेरा नुकसान है क्या, तो तुम लॉस को डेबिट क्यों किया, क्रेडिट कर, कैंसिल कर, और पैसा किससे लेना है, मेरे से लेना है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करो, तो एंट्री हो जाएगी। अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो इन सच केस आप ये पैसा किससे लोगे, इंश्योरेंस कंपनी से लोगे, तो आप एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑफ स्टॉक। नहीं, ऊपर ऑलरेडी तुम ये तो एंट्री तो पहले ही पास कर देगा, जैसे गुड्स लॉस्ट होगा तुम ये एंट्री पास कर देगा, तो टू परचेजेस तो पहले ही कर चुका है, लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक को जो डेबिट हुआ तो तेरा लॉस है ही नहीं, ये लॉस तो मेरा है, तो तुम अपने बुक में लॉस क्यों रखेगा, उसको कैंसिल करेगा, कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और उसकी जगह क्या आ जा रहा है, पैसा किससे लेना, इंश्योरेंस कंपनी से, और यही इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसा दे देता तो तुम क्या कर देता, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देता। ठीक है, अब जैसे अपने आते हैं, व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, हम दूसरा एंट्री में बता दिया, कोई दरकार नहीं है, इसको मत करना, यहाँ पे डायरेक्टली हम बैंक लिख दिया ना। अच्छा अब एक चीज सोच, इंश्योरेंस कंपनी अगर पूरा पैसा नहीं देता, इसी एंट्री को समझते हैं, इंश्योरेंस कंपनी सपोज कर ले, एक बार समझो, यहां पे अमाउंट लिखता हूं मैं, यहां पे मेरा गुड्स जो डिस्ट्रॉयड हुआ था 10,000 का डिस्ट्रॉयड हुआ था,
इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10,000 दे दिया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लॉस। लेकिन अगर सपोज कर ले इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 8,000 ही देता है, 2,000 तो मेरा नुकसान है ना, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा पता है, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,000, तो 8,000 ही, मेरा नुकसान कितने का हुआ 2,000 का, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू, ये जो लॉस ऑफ स्टॉक को डेबिट किए थे उसको कैंसिल कर देंगे, टू लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक एक टेम्पररी अकाउंट था, ये जो डेबिट किया था लॉस ऑफ स्टॉक, इसको हम लोग कैंसिल कर दिए, उसकी जगह दिखा दिए मेरा लॉस हुआ है, किससे हुआ है, फायर से हुआ है या जिस भी रीजन चोरी से हुआ है वो लिख दिए और लॉस ऑफ स्टॉक को कैंसिल कर दिए, तो मेरे पास पैसा आ गया 8,000 और कितने का नुकसान हो गया 2,000 का। तो ये एंट्री कर सकते हैं। अब अपने आओ, हम लोग ड्राइंग्स अगर करते हैं, ड्राइंग्स कैश में करते हैं तो क्या एंट्री होती है, तो तुम लोग को पता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और ड्राइंग्स अगर गुड्स में करे तो ड्राइंग्स टू परचेजेस। ये इंट्रीज करो ना तुम लोग, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7 भी काम करो ना, 2 तो पूरा ही कर दो, 2 तो क्यों छोड़ो, पूरा ही कर दो। एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो तुम लोग पास किया होगा, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, ये तो बहुत सिंपल है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। गुड। नेक्स्ट वन जो हम लोगों को दिया हुआ है, दैट इज गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000, उसको ओनर अपने घर लेके चला गया, मतलब ये भी ड्राइंग्स ही है, इन गुड्स ड्राइंग्स टू परचेज। गुड। नेक्स्ट बोल रहा है ₹200 हरी से मिलना था, बैड डेट हो गया, बैड डेट टू हरी। गुड। नेक्स्ट, नहीं कैश कैसे ले सकता, बैड डेट कभी कैश में थोड़ी जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन इज गुड्स अनइंश्योर्ड था, 3,000 का नुकसान हो गया पूरा, तो इसको तुम क्या लिखोगे, इसको तुम लिखोगे लॉस बाय फायर अकाउंट, ये तो पूरा नुकसान है तुम्हारा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट, 3,000। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है गुड्स ₹1,000 का डैमेज हुआ बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी आपको ₹800 का क्लेम दे दिया, चेक से मिल भी गया पैसा। तो पहले तो देख, इसमें 2 एंट्री पास करते हैं, पहली एंट्री तुम्हारी होगी लॉस ऑफ स्टॉक, पहले तो दिखाएगा गुड्स कितने का नुकसान हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, कितने का अमाउंट, ₹1,000 का, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है ना, सब चीज को प्रॉपर्ली दिखाना पड़ता है, तुम पहले दिखा भाई मेरा इतने का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, तो दिस इज द वन एंट्री। दूसरा तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे अब इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 800, कितने का तुम्हारा एक्चुअल नुकसान हुआ, लॉस बाय फायर ₹800 मिला, तो ऑब्वियस अब आता 200 का नुकसान हुआ, और 2 ये जो लॉस ऑफ स्टॉक को तुमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। ठीक है, क्लियर है। लॉस ऑफ स्टॉक को कुछ नहीं किया, अपने यहां डेबिट किए थे, यहां पे कैंसिल कर दिए बस। तो अब एंट्री क्या हो गई, बैंक में इतना ₹800 आया, लॉस हुआ ₹200 का, ₹1,000 का गुड्स चला गया। ठीक है, डाउट है उसका, ठीक है, तब इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक और एंट्री पास करना पड़ेगा, तब तुम एंट्री पास करेगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 800, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 200 टू लॉस ऑफ स्टॉक 1,000, फिर तीसरा एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। कर सकता है, नहीं कर सकता है, समझ के रखो, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डन ना, लिप्सा समझ में आ रहा तुमको भी। नेक्स्ट, अब अपने आइए एसेट खरीदते हैं, ये तो हम पहले भी बताया था, जब भी कोई एसेट खरीदेगा, मतलब अदर देन द गुड्स कोई चीज खरीदेगा तो हम उसका नाम लिखते हैं, जैसे इफ यू परचेज द मशीन, तो आप क्या करोगे, ओनर का नाम नहीं, मशीन, जैसे जो चीज खरीदे उसका नाम लिखेंगे। गुड्स में नाम नहीं लिखा जाता है, गुड्स में हम लोग एक्टिविटी का नाम लिखते हैं, परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। लेकिन अगर आप कोई फर्नीचर खरीदोगे तो एंट्री क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, स्पेसिफिक नाम, ये तो पता है। इसके रिलेटेड खाली ये चीज ध्यान रखना, दिस वन, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या बोले, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर अपने कोई भी एक्सपेंसेस इंकर करते हैं, एक्सपेंसेस
incurred till purchase या मेकिंग ऑफ एसेट। कोई भी एक्सपेंसेस तुम इंकर करोगे किस लिए, तुम उस एसेट को खरीद रहे हो या उस एसेट्स को बना रहे हो, तो तुम उसको एक्सपेंसेस के नाम से नहीं दिखाते। बता रहा 2 मिनट रुक। तो कोई भी परचेज ही है ना वो भी, तो ठीक है। तो बेसिकली कोई भी एक्सपेंसेस अगर अपने इंकर करते हैं किसी एसेट को बनाने के लिए या किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, तो वो एक्सपेंडिचर के नाम से नहीं आता है। तो वो किस नाम से आता है, उस एसेट के नाम से आता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, डेबिट इट इन द नेम ऑफ सच एसेट। एक बार एग्जाम्पल समझो इसका। से फॉर एग्जाम्पल तुम क्या किया ना, एक मशीन खरीदा, ठीक है। तो मशीन खरीदा, सपोज कर लो तुम मुंबई से खरीदा 10 लाख का मशीन। अब तुम कोलकाता में अपनी फैक्ट्री में लगाने वाला है, तो कोलकाता मंगवाया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा 50,000, ठीक है। और मशीन क्या था, मशीन इस तरह का मशीन था, उसको इंस्टॉल करवाना होगा, जैसे एसी इंस्टॉल करवाना पड़ता है ना, तो 40,000 रुपये इंस्टॉलेशन का लग गया। अब तुम क्या ये जो 40,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से दिखाएगा, सब मशीन के नाम से दिखा देंगे। मतलब 10 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,000, 10,90,000 एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,90,000, ठीक है। कभी भी कोई एसेट खरीदोगे तो जब तक उसको रेडी फॉर यूज नहीं कर लो, सारा एक्सपेंडिचर उस एसेट्स के नाम से आता है, ठीक है। अब जैसे सेकंड, हाँ बोल, नहीं बता रहा, रिपेयरिंग कौन सा रिपेयरिंग, अगर तुम खरीदते ही रिपेयरिंग करवा रहे हो तो वो इसमें आएगा। तो सेकेंड हैंड मशीन अगर खरीदते हैं तो उसमें हो सकता है हम लोग को रिपेयर करवाना पड़े, तो वो तो तुम सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं, लेकिन तुम तो परचेज ही कर रहे हैं ना। तो जब तक वो नहीं बनेगा तब तक का सारा खर्चा किस नाम से आएगा, उस एसेट के नाम से आएगा। सपोज कर लो लिप्सा क्या की, एक मशीन खरीदी, सेकेंड हैंड मशीन, ठीक है, और सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 2 लाख का, उसमें 40,000 रुपया खर्चा की। तो इन सच केस तुम क्या करोगे, 40,000 अलग से दिखाएगा क्या, नहीं, सबको एक साथ करके मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक नया कंसेप्ट है। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है, वो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग आज नहीं समझेंगे, एक क्लास और लेगा उसमें समझाएगा। अभी एक ओपनिंग एंट्री खाली तुम लोग को बता देते हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होता है भाई, चैरिटी वाला नहीं, कौन सा, नहीं हम ध्यान नहीं दिया। गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, इसकी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। तो अमाउंट कौन सा लिखेगा, 500 की 600, रुक तो वही तो पूछ रहा है, अमाउंट कौन सा लिखेगा, पर ये 500 की 600, अरे तुम परचेज क्रेडिट करो तो 500 लिखोगे। अच्छा तेरे को कंफ्यूज करने के लिए, तुम कंफ्यूज हुआ ना। नेक्स्ट, हाउस होल्ड फर्नीचर बेच दिया, हाउस होल्ड फर्नीचर बेच के पैसा कितना मिला, 5,000। तुम इसको क्या किया, मेरे घर से फोन आ रहा है, उसके बाद वॉल्यूम से स्लो क्या हो। तो तुम घर का पैसा बिजनेस में लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या चेंज कैसे करेंगे, कैपिटल ही तो होता है, घर का पैसा बिजनेस में आएगा तो एंट्री क्या कैश में आ रहा है कि चेक से आ रहा है, कुछ नहीं बोला, मतलब कैश में आ रहा है, एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल। फिर से समझो, तुम घर का फर्नीचर बेचा, देख याद है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट पर्सन्स। तुम घर में एक फर्नीचर बेचा, भाई घर का चीज है, बिजनेस को क्या मतलब है, लेकिन तुम वो बिजनेस का घर का पैसा बिजनेस में लेके आ गया तो बिजनेस को मतलब है। तो कौन पैसा लाया, ओनर लाया, तो ओनर लेके आया तो कैपिटल, कैश टू कैपिटल, ठीक है। अभी ना ये तो तुम लोग समझ लियो, इसमें कुछ सम्स भी है, वो बाद में, ये एडजस्टमेंट एंट्री बोल के जो है ना, वो अभी हम नहीं समझा रहे, एक क्लास और लेगा उसमें समझाएगा। अभी सिर्फ हम लोग एक छोटा सा पार्ट और समझते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री तो शायद हम बताया भी था, क्या होता है लिप्सा ओपनिंग एंट्री, तुम रिधिमा, हाँ 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 हाँ, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, और क्या कर देते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको कैपिटल में डाल देते हैं। ओपनिंग एंट्री मतलब होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, और ये एंट्री अपनी होती है एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, देखो लिखा हुआ शायद एंट्री, ये लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, दिस इज द ओपनिंग एंट्री।
और ये ऑलवेज सेम ही होता है, यही एंट्री होती है। मतलब तुम चाहो तो ये एंट्री रट सकते हो कि सर यही एंट्री होगी, यस यही एंट्री होगी। अब इसको कैसे करते हैं देखो, एक तो सम भी कर रखा है, हम दिखाते हैं। ये देखो ये बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं है, सारे एसेट्स को डेबिट कर देना, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देना। देख हम किया है, पूरा सॉल्व करके दिया। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और कई बार कैपिटल देगा नहीं, कैपिटल नहीं देगा तो तुम लोग क्या करोगे, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिटर्स, जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। यहां पे तुम क्या किया, क्या चीज नहीं समझ में बता। वो तो दिया है कैपिटल, तो यहां पे तो दिया वही है, देखना सब दिया हुआ है, यहां पे तो दिया हुआ है। नहीं दिया होता तो क्या करता, क्रेडिट में जितना कम होता वो कैपिटल में लिख देता। जैसे यहां पे टोटल किया, ये टोटल तेरा 2,56,000 आ रहा है, ये डेबिट का टोटल, और क्रेडिट में 56,000 है, तो कितना डिफरेंस है क्रेडिट में, वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको करके रखना। एंड एक क्लास और लेगा तुम लोगों से, वो देखता है तुम लोग के किसी क्लास के आगे पीछे ले लेगा, ठीक है, और वो करवा देगा कंप्लीट। बट लेकिन प्लीज तुम लोग ध्यान रखना, ये हम लोग बहुत जल्दी जल्दी किए हैं, तो पहले वाला जो कंप्लीट वीडियो है वो प्रॉपरली देखते रहना, खाली स्लोली देखते रहना लेकिन देखते रहना। हाँ एक क्लास रहेगा जीएसटी का, वो तो नॉर्मल क्लास रहेगा।